आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ओमिक्रॉन जो है ना, एक वेरिएंट ऐसा है जिसमें करीब 35 स्टेशन है। हम्म। 35, तो इसलिए स्पाइक प्रोटीन में ये सबसे ज्यादा म्यूटेशन वाला है एक वायरस है। लेकिन कुछ इसकी जो खासियत है वो मैं बताना चाहूंगा, इसलिए कि लोग डरे नहीं। ये जो है, ये डेल्टा वेरिएंट जिसने तबाही हमारे पूरे दुनिया में मचाई और भारत में मचाई, अब भी 90% से ज्यादा केसेस दुनिया में डेल्टा से हैं। हम्म। डेल्टा से ये 2 गुना ज्यादा कंटेजियस है, मतलब इसकी जो ट्रांसमिशन पोटेंशियल है जी। वो करीब 2 गुना ज्यादा है, और पहले वाले वायरस से करीब 10 गुना ज्यादा होगी इसकी। दूसरी बात है, जो अच्छी बात है, कि अब तक जो भी प्रमाण आया है साउथ अफ्रीका से और दूसरे देशों से, इंग्लैंड से भी, ये सीवियरिटी बहुत कम है। मतलब जी। ये कि पेशेंट आईसीयू में नहीं पहुंचते और उसमें डेथ बिल्कुल रिपोर्ट नहीं हुई है। लेकिन एक बात जो चिंता का विषय है, क्योंकि ज्यादातर जो वैक्सीन है, स्पेशली जो mRNA वैक्सीन है हम्म। और हमारी कोविशील्ड भी वैक्सीन, वो स्पाइक प्रोटीन पे आधारित है। तो जी। स्पाइक प्रोटीन में 35 म्यूटेशन आने की वजह से एक चिंता का विषय है कि जो हमने वैक्सीन लगाई है, जिस वजह से हम सुरक्षित महसूस करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब तक ये वैक्सीन अल्फा, बीटा और दूसरे जो एमयू वेरिएंट थे और डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट कारगर थी। हम्म। ये वैक्सीन जो ओमिक्रॉन के अगेंस्ट कारगर होगी कि नहीं, या कितनी कारगर होगी, ये एक अभी क्वेश्चन मार्क है। हम्म। इसलिए जरूरी है, जो हमारे जो मित्रगण बोल रहे हैं कि भाई ये जो जो सबसे बड़ा प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट हमारे पास जो है, सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क पहनने का है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो फुल प्रूफ है। हम्म। जो वैक्सीन की जो एफिकेसी है 6 महीने बाद, जो फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन भी जो है 6 महीने बाद 20 से 50% रह जाती है, जहां तक इन्फेक्शन का सवाल है। बिल्कुल। और जो हमारे भारत की बात करें तो बहुत टाइम हो गया, जैसे डॉक्टर्स को वैक्सीन लगे हुए अब 6, 7, 8 महीने हम्म। हो गए, एल्डरली को लगे हुए भी 6, 7, 8 महीने हो गए। वैक्सीन हेजिटेंसी भारत की समस्या नहीं है, हम्म। वैक्सीन की क्वांटिटी भी भारत की समस्या नहीं है, क्योंकि जिस जिस दर से वैक्सीन भारत में हुआ है, किसी कहीं भी नहीं हुआ। बिल्कुल। तो लेकिन लेकिन चिंता का विषय ये है कि ये पर्टिकुलर वायरस क्या वैक्सीन को हम्म। एस्केप कर जाएगा कि बिल्कुल। नहीं, जीएस खिलानी जी, इसी से जरूरी जुड़ा है। एक और सवाल है। फेसबुक के माध्यम से लोग सवाल भी उन्होंने पूछना शुरू कर दिया है। अभिषेक जी हैं, वो इसी से जुड़ा एक सवाल पूछ रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट ज्यादा खतरनाक था या ओमिक्रॉन, क्योंकि म्यूटेंट तो दोनों हो रहे हैं, बस ये है कि ओमिक्रॉन थोड़ा ज्यादा तेज रफ्तार से म्यूटेंट हो रहा है। हाँ, तो इसका पार्टली जवाब मैं दे चुका हूँ कि डेल्टा वेरिएंट बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो पहले अल्फा और बीटा से ज्यादा कंटेजियस भी था, इसलिए जो है जो अभी भी अमेरिका में 90% से ज्यादा इन्फेक्शन डेल्टा वेरिएंट से हो रहे हैं। लेकिन यूके में ट्रेंड चेंज हो रहा है, यूके में अब ओमिक्रॉन के ज्यादा केसेस हो रहे हैं। लेकिन जिनका जो प्रश्न का उत्तर ये है कि डेल्टा वेरिएंट से ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा कंटेजियस है, लेकिन सिवियरिटी फॉर्चुनेटली डेल्टा से बहुत बहुत कम है। डरे नहीं, जो पैनिक है वो गलत है, अलार्म अच्छा होता है, केयरफुल रहना सबसे अच्छा होता है। तो बिल्कुल। केयरफुल। हाँ, जो आरटीपीसीआर है वो एक एक शील्ड है हमारे लिए। जब तक दुश्मन को पहचानेंगे नहीं तो उस चल कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे समझे। इसलिए आरटीपीसीआर बढ़ाने की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि हम भारत बहुत सक्षम है, भारत की जो टेस्टिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो ओमान की जो सीक्वेंसिंग होती है, वो सीक्वेंसिंग बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, कम से कम 3 से 5 दिन लगते हैं। लेकिन कुछ आरटीपीसीआर ऐसे भी होते हैं जो इंडिकेशन देते हैं एस जीन की एब्सेंस। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, पर कुछ कुछ पर्टिकुलर आरटीपीसीआर ऐसे होते हैं जो इंडिकेशन देते हैं कि ये इसमें ओमिक्रॉन होने की पॉसिबिलिटी है। मेरे ख्याल उस तरह के आरटीपीसीआर को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि हम पता कर सके, एक्सपेक्ट कर सके कि ओमिक्रॉन आ गया है। अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे, एक बार ये ओमिक्रॉन अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन में चला गया, तो जी। आप मान के चलो कि हम इसको नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इसकी कंटेजियस बहुत बहुत ज्यादा है। इसलिए बढ़ाना नहीं, जो हमारे पास जो फैसिलिटीज हैं, वो अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जो आरटीपीसीआर जो टेस्ट हम करते हैं वो ओमिक्रॉन को नहीं पकड़ता है, वो बिल्कुल पकड़ता है। इवन रैपिड एंटीजन भी उसको पकड़ेगा। तो आई थिंक, मेरे ख्याल से भारत ने बहुत ही
कड़े कदम उठाए हैं एट द आउटसेट। जो एयरपोर्ट पे लोगों को 3-3, 4-4 घंटे वेट करना पड़ रहा है आरटीपीसीआर के लिए, वो नाराज भी होते हैं, गुस्से होते हैं। लेकिन सच बात यह है कि अगर हम उसको नहीं पकड़ेंगे, एक बार कम्युनिटी में गया तो फिर वो बहुत मुश्किल होगा। धन्यवाद। तो बच्चों के लिए जो है ना, जो कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक ने 2 से 18 साल के बच्चों के बीच में फेज 3 ट्रायल हो चुकी है, रैंडमाइज ट्रायल। उसके डेटा जो है वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया मतलब DCGI को सबमिट किए हुए हैं। जल्द ही कोई वैसी गवर्नमेंट निकालेगी जिसमें कि बच्चों को भी वैक्सीन देगी। बट आपके माध्यम से एक और बात मैं बताना चाहूंगा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के बारे में, कि जो आपने प्रश्न पूछा कि अगर किसी को 2 वैक्सीन लगे हुए हैं और उसको हम क्या जवाब कि भाई आपको कोविड हो सकता है क्या। तो इसके लिए जो हमारे पास जो प्रमाण है उसके बारे में बात करना चाहूंगा कि अमेरिका ने 27 मई को मास्क मैंडेट हटा दिया था कि वैक्सीनेशन बहुत हो गया था और उन्होंने सोचा कि अब मास्क की जरूरत नहीं है। कहा कि अगर 2 लोग वैक्सीनेटेड हैं तो दोनों बिना मास्क के आराम से मिल सकते हैं, गप मार सकते हैं, खाना खा सकते हैं। वो उन्होंने जून के महीने में हटा दिया, क्योंकि ये था कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन उसको कहा जाता है जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो और 14 दिन गुजर गए हो उसके बाद भी उसको इन्फेक्शन हो जाए। अमेरिका की बात करें तो 60% जनता जो है ना फुल्ली वैक्सीनेटेड है और 86% उनकी जो पॉपुलेशन जो हाई रिस्क है या फ्रंट लाइन वर्कर्स है वो वैक्सीनेटेड है। फिर भी आज की डेट में 1,20,000 रोज नए इन्फेक्शन हो रहे हैं। इंडिया में तब्दील करें तो 6 से 7 लाख रोज। मैसेच्यूसेट्स में 73% इन्फेक्शन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन थे। डराना नहीं चाहता, समझाना चाहता हूँ। बिल्कुल। जब वैक्सीनेशन जब हो जाता है तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाते हैं। करीब शुरू में हम कहते थे कि 80%, 6 महीने बाद घट के 20 से 50% हो जाते हैं। लेकिन सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन वो एक बड़ा बेनिफिट होता है वैक्सीन का। तो इसलिए जिनको वैक्सीन होने के बाद इन्फेक्शन हो जाए और वो आप हमसे सवाल पूछते हैं कि भाई क्या फायदा हुआ हमें वैक्सीन से, लेकिन फायदा ये हुआ कि आपके इन्फेक्शन के चांसेस कम थे, लेकिन सिवियरिटी से बचाव ऑलमोस्ट 100% है जी। तो ये बेटर है। क्या ये जो डोजेजेस है ओमिक्रॉन को देखते हुए बनेगी, ओमिक्रॉन के लिए होंगी कि नहीं, इसका प्रश्न ये है कि ये जो साइंटिफिक फैक्ट है, जैसे कोवैक्सीन है पूरे वायरस की वैक्सीन है, इसमें स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट भी के एंटीजन भी होते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड एंटीजन भी होते हैं। तो ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वैक्सीन कोवैक्सीन ज्यादा उम्मीद है कि कारगर होगी। जो डायरेक्टली स्पाइक प्रोटीन की जो जैसे मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन है जो कि जेनेटिक इंजीनियर्ड वैक्सीन है पर्टिकुलर स्पाइक प्रोटीन के साथ, उसमें थोड़ा सा डाउट है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ वो काम करेंगे कि नहीं। पर मॉडर्ना ने अनाउंस किया है कि थोड़े समय में वो वैक्सीन को मॉडिफाई करके ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर कर देंगे। लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिकों का मामला है कि जैसे डेल्टा के अगेंस्ट जो नॉर्मल वैक्सीन थी वो 10% कम कारगर थी जी। तो इसके अगेंस्ट भी जो है जो ओमिक्रॉन के अगेंस्ट भी सारी वैक्सीन कारगर होंगी। कितनी कारगर होंगी, कितने % कारगर होंगी, ये सिर्फ समय और ये समय बताए कि मात्र एंटीबॉडीज का शरीर में कम हो जाना ये नहीं दिखाता कि अब आप कोविड-19 से लड़ नहीं सकते। टी सेल्स की बात को भी सामने रखा गया है। एक आम जन के लिए आप किस तरीके से इसे एक्सप्लेन करेंगे ये समझाने के लिए कि टीकाकरण बेहद जरूरी है? नहीं, देखिए कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो ये कि ये जो ओमिक्रॉन वायरस के जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है जो अल्फा के थे, बीटा के थे, डेल्टा के थे। मैं सिर्फ ये है कि नाक का बहना, गला खराब होना, हल्का सा बुखार होना, ये कॉमन कोल्ड की तरह आ रहा है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि जो 2 तरह की इम्यूनिटी होती है हमारी, एक ह्यूमरल होती है, एक सेल मीडिएटेड। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो एंटीबॉडीज के जरिए जिसको कि आसानी से नापा जा सकता है। जो वैक्सीनेशन होता है ये देखा गया है कि 6 महीने के बाद उसका जो एंटीबॉडी लेवल्स है वो 20 से 50% रह जाता है। और दूसरा जो इजराइल में इसकी जो स्टडीज हुई है उसमें ये भी देखा गया कि जो प्रोटेक्शन है वैक्सीन की वजह से
वो 6 महीने के बाद या 5 महीने के बाद कम हो जाता है और इन्फेक्शन होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको कि कॉमन उसमें मेमोरी सेल्स कहते हैं, ये मेमोरी सेल्स हमारे होते हैं जो सिर्फ कोविड की वजह से नहीं, चाहे वो मीजल्स हो, चाहे वो दूसरी वायरल इलनेस हो, बैक्टीरियल इलनेस हो, वो उनको याददाश्त रहती है कि कोविड वैक्सीन से या कोविड इन्फेक्शन से वो एक सेंसिटाइज हो जाते हैं। तो जैसे ही कोविड का इन्फेक्शन होगा, ये मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक्टिवेट होके बहुत जल्दी इम्यूनिटी हमें या प्रतिरोधक क्षमता देते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि हो सकता है कि इन्फेक्शन रेट कम ना हो, क्योंकि इन्फेक्शन तो हो जाता है, लेकिन जो हमें सिवियरिटी से जो प्रोटेक्शन मिलता है वो डेफिनेटली मिलता है इस मेमोरी सेल्स की वजह से, जिसको हम सेल्यूलर इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको नापने का जो है ना, ये एक रिसर्च टूल है जो कि रेगुलरली हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओमिक्रॉन के बारे में कुछ बातें हमें समझनी चाहिए कि इसमें 50 म्यूटेशंस कम से कम है। जो हमारे पास जो एंटीबॉडीज हैं जो वैक्सीन की वजह से है, वो उसमें इतना ट्रेशन आ चुका है कि हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल है अगर हम एक्सपोज होते हैं। इसलिए जरूरी ये है कि हमें एक्सपोजर मिनिमाइज करना है। अब एक्सपोजर मिनिमाइज करने के लिए जो मास्क है वो तो हम जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन दूसरा जो मैं व्यक्तिगत उससे भी बता सकता हूँ और जो हमारे पास डेटा भी है, जो इंडोर पार्टीज और गैदरिंग्स होती हैं, जो इंडोर मीटिंग्स होती हैं जिसमें कि मास्क वास्क तो सब लोग दूर रख देते हैं, उससे बहुत फैलता है। एक स्विट्जरलैंड में जो एक स्टडी हुई थी जो कि पब्लिक, एक होटल पे आउटब्रेक हुआ था, तो वहां उन्होंने देखा कि जिन जिन लोगों ने मास्क पहना हुआ था वो बच गए, बाकी लोगों को जो है वो कोविड इन्फेक्शन हो गया। यानी मास्क, देखिए जया जी, हम लोग एक यूफोरिया फेज में है। टोटल नंबर ऑफ केसेस 10,000 से कम है बहुत टाइम से। सीरो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, दिल्ली की बात करें तो 96% है। लेकिन ये जो दो बातें समझनी है, एक तो जो हमारी जो इम्यूनिटी है कोविड के अगेंस्ट, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो चाहे वो वैक्सीन की वजह से हो, समय के साथ वेन होती जाती है, कम होती जाती है। दूसरा ये कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसका जो स्पाइक प्रोटीन 35 से भी ज्यादा है, करीब 50 है, तो इसकी जो कंटेजियसनेस ज्यादा है। और दूसरा एक अंदेशा ये है कि ये वैक्सीन को भी एस्केप करेगा। और तीसरी बात यह कि अगर हमारे यहाँ 45-50 केस डिटेक्ट हुए हैं तो ये मानना चाहिए कि बहुत सारे केसेस होने की संभावना है जिनकी की सीक्वेंसिंग नहीं हुई है। अगर 3-4 चीजों को हम मद्देनजर रखें तो हमें एहतियात बरतने की जरूरत है कि ओमिक्रॉन को माइल्ड नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो अल्फा वेरिएंट के साथ हुआ था, अल्फा वेरिएंट शुरू में हमने कहा था ये माइल्ड है और कंटेजियस ज्यादा है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे भी सिवियर हुआ फर्स्ट वेव में। डेल्टा वेरिएंट को भी हमने इतना सीरियसली नहीं लिया था अक्टूबर में, और अप्रैल मई में क्या हुआ ये हम सबको पता है। इसलिए जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, WHO ने शुरू में ही डिक्लेयर कर दिया। इसका अर्थ ये है कि ये कंसर्निंग है, और मेरे ख्याल से भारत में थोड़ी सी कोताही अभी हो रही है, कॉम्प्लेसेंसी आ गई है। हम जो सड़कों पे देख रहे हैं, लोग मास्क यूज नहीं कर रहे हैं,